ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे रेशियो चैप्टर में। कल तक हमने जो 45 प्रश्न पढ़े थे उसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और अगले जो प्रश्न है डियर स्टूडेंट उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो 46 नंबर प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, a प्लस बी की कंबाइंड वैल्यू है 6 अनुपात, b और c है 7, c और a है 8। वो कह रहे एबीसी का मान अगर 14 है तो सी का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार यहां से ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले क्या करना डियर स्टूडेंट, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए है। हम एक काम करेंगे, ये 6 अनुपात है, ये 7 है और ये 8 है। हमें नहीं पता है कि इसका कंबाइंड वैल्यू 6 अनुपात को हमने इसको 6k लिख दो, इसको 7k लिख दो, इसको 8k लिख दो। क्या आपको k की जानकारी है? नहीं, पर यह है कि ये 6k है, ये 7k, ये 8k। k नहीं तो फिर a भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब एक अनुपात के रूप में लिखना है। क्लियर इट? फिर बोला है कि इन तीनों की वैल्यू का योग कितना है? 14 है। हम एक काम करते हैं, इनको ऐड करते हैं एक बार। जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं, देखो a 2 बार है, ऐसे कैसे b भी 2 बार, c भी 2 बार, तो मैं कह सकता हूं 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c। और किसके बराबर? 8 7 15 और 6 बोलो 21k के बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां से एबीसी का मान 14 दे रखा, वो रख सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट में यहां पर, तो 2 × 14 और ये 21 गुणे में इधर आके हो जाएगा भाग में, और इससे किसका मान आ जाएगा? k का। 7 से 2 बार, 7 से 3 बार, तो k का मान क्या बन गया? 2 दूना 4/3। अब कहोगे सर k का मान लाने से क्या फायदा हुआ? अब एक बात बताओ आप अच्छे से, अगर a, b और c में से मैं अगर c का मान चाहता हूं तो मुझे ab हटाना पड़ेगा, और ab का मान 6k है, तो यहां k का मान तो हमें रखना पड़ेगा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इधर लिख दूं, k बराबर 4/3। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का मान कितना आएगा? a प्लस बी का मान आ रहा 6k, और k का मान बोलो 4/3, और 4/3 का मतलब 3 से 6 2 बार, 4 दूनी 8। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस तीनों में से मैं ab को हटा दूं तो मुझे c मिल जाएगा। तो c कैसे लाओगे? इन तीनों का मान कितना आ रहा? 14, और a प्लस बी का मान आ रहा 8, तो c का मान हो जाएगा 6। और ये आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। इसको बढ़िया से लिखिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर इट? मैं रिपीट करूंगा, निश्चित रहिएगा, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का मान है 6k, b प्लस सी का मान है 7k, c प्लस ए का मान है 8k। k नहीं रखो तो आप बोली a रख दो, पर पता मैंने a क्यों नहीं रखा? ताकि फिर क्या इधर भी a है और फिर इधर a रखेंगे और कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे अनुपात को हम हमेशा a से रखते हैं, लेकिन क्या इस बार a ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो इसलिए मैंने इसको k रख दिया। ओके, चलो अब उसका भी जवाब देंगे। अगर इसमें b पूछ ले तो क्या करना, c पूछ ले तो क्या करना। पहले इसकी बात एक बार वापस करते हैं। जब जोड़ा तो बना 2abc बराबर 21 के, abc का मान क्वेश्चन में दिया हुआ था 14, वो यहां रखा 14। देखो 2 × 14 और 21 गुणे में इधर आके भाग में, 7 से 2 बार 3 बार, तो आया 4/3। अब यहां से ab का मान है 6k, k का मान 4/3 तो 8। हमने क्या किया, abc में से कितना था? abc 14, ab घटा दिया, ab कितना है? 8, तो रिजल्ट आ गया 6। अब एक बच्चा और कह रहा, देखो जैसे देखो a प्लस बी, यार लिख रहा हूं है ना, मैं एक चीज सिखा रहा हूं आप लोगों को। ये 6k है, ये 7k है, ये 8k, और अपने k का मान कितना आया? 4/3। अब वो लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है। अब जैसे abc कितना है? 14 है। अब मैंने बोला कि भाई आपको किसका मान, c का तो सिखा दिया। एक मान लीजिए एक जना सोच रहा है कि चलो इसमें b का मान कैसे लाओगे। अब देखो, अगर b का मान लाना है तो आपको ac को घटाना पड़ेगा, है या नहीं है भाई? इन तीनों में से अगर मैं ac हटा दूं तो मुझे b मिल जाएगा। तो a प्लस c कितना है? वो है 8k। और आप बताओ k का मान कितना था डियर स्टूडेंट? यहां से रखो,
4/3 तो हो गया 32/3। कितना हो गया? 32/3 हो गया। हम क्या करेंगे, इस 32/3 को 1 मिनट रुकिएगा ना, ठीक है। मेरी भांजी आ चुकी है, आपको कुछ चाहिए 1 मिनट है ना, कुछ रुकना है। चलो ये ले जाओ, गेट दे के जाना। चलो सब नीचे चलो, अभी हो नीचे चलो। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। अब देखो एक बात सुन लो, ये अरे अब देखो एक और चीज सुन लेना। अब मैं ये जो सिखा रहा हूं ना, ये भैया बी का मान पता करना सिखा रहा हूं। क्वेश्चन ए का तो यही खत्म हो चुका है। बहुत सारे सोच रहे हैं कि ये भी मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। अरे भाई ये तो एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि अगर बी का मान पूछ ले तो कैसे हल करना है। ओके, अब क्या करना है, 14 में से 32/3 घटा लो तो 42 में से 32 गया, 10/3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो अगर बी पूछे तब की कंडीशन है। ओके, बाकी अपना प्रश्न यही था बस। अब वापस सुन लो क्या क्या मैंने, रिपीट कर देता हूं। ये तो अब एक बात बताओ कि मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां से शुरू किया है, ये बात तो पहले से क्वेश्चन में थी ना भी। ओके चलिए, ये 6 के 7 के 8 के तो 2abc बराबर 21 के, तो k का मान आ गया 4/3। आप कहोगे सर ab क्यों लाए, c का मान लाने के लिए मुझे ab को हटाना पड़ेगा और ab का मान आ रहा 8। तो आप बताइए 14 में से 8 गए तो रिजल्ट हो गया 6। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ऐसे कैसे आप कहोगे सर b का मान पूछ ले तो ac को घटा लेंगे, a का मान पूछ ले तो हम bc को घटा देंगे। कितने में से? टोटल में से। क्लियर है? आई थिंक इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 117 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा? यानी बंटवारा तो हमें 1/2 1/3 1/4 में करना था, पर त्रुटिवश उसने 2 3 4 में कर दिया। तो कह रहे हैं कि किसको लाभ होने वाला है, ये चीज हमें पता करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 117 रुपए है, 1/2 1/3 1/4। आप सब बच्चों को पता है कि इसको सरल करने के लिए एलसीएम से गुणा करेंगे तो 12 ही बनेगा एलसीएम। 2 से 12 6 बार, 4 बार, 3 बार। वो क्या, अब हमारे हिसाब से टोटल कितना 13 हुआ। 13 अनुपात किसके बराबर? 117। 1 अनुपात पड़ा 9 का। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट वाले को कितने मिलेंगे? 9 × 6 54। सेकंड वाले को बोलिए 9 × 4 36 और थर्ड वाले को बोलिए 9 × 3 27। तो अब ये तो मिलना चाहिए था, अगर वो सही से चलता तो ये तो रिजल्ट रहना चाहिए था। लेकिन अब आप बताओ त्रुटिवश किस अनुपात में बांटा? 2 3 4 में। अब देखो टोटल कितना हो रहा है? 9 अनुपात अगर 117 का है तो 1 अनुपात 9 एकम 9 2 13 का पड़ा। अब फर्स्ट का मान देखो, 13 का गुणा 2 से 26 हो गया, 13 का गुणा 3 से 39 हो गया और 13 का गुणा 4 से 52 हो गया। मतलब ये मिलना चाहिए था, ये मिल रहा है अगर आप बंटवारा करते हैं। तो आप बताओ, हमें बोल रहा है लाभ किसको हुआ? 54 की बजाय 26 मिल रहा है, इसको तो नहीं हुआ। 36 की बजाय 39 मिल रहे, लाभ हुआ बिल्कुल 3 रुपए का। और 27 की बजाय 52 मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो लाभ हो रहा है ना, वो किसको हो रहा है? तीसरे व्यक्ति यानी सी को। किसको हो रहा है सबसे ज्यादा लाभ? सी को। और सी आपके कौन से ऑप्शन में है? ये होगा। लाभ किसको होगा? अच्छा इन्होंने सिर्फ लाभ पूछा है, तो लाभ तो भैया बी को भी होगा और सी को भी होगा। ठीक है, अगर पूछते ना सर्वाधिक लाभ किसको होगा, सर्वाधिक पूछे तो ये है, लेकिन अभी वाले आंसर ये हो जाएगा, बी और सी को लाभ होगा, क्योंकि प्रॉफिट 2 जनों को हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सर्वाधिक पूछते तो फिर हम आंसर सी देते। ओके, तो दोनों बात में थोड़ा फर्क है, इस चीज का ध्यान रखना है।
ओके, लिखिए इसको बढ़िया से। इसको मैं रिपीट करूं एक बार, ध्यान से सुनना वापस। ओके, क्या बात है समझिए। सबसे पहले देखो 1/2, 1/3, 1/4 में बंटवारा, और मैंने हमेशा बोला कॉपी में लिख लेना भी वापस, जब अनुपात बटे में हो तो एलसीएम से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां बना 6, 4, 3, 13, 117, 1 9 का 6 से गुणा 54, 36 और 27 ये मिलने चाहिए थे, पर त्रुटि वर्ष 2, 3, 4 में बांटा। टोटल हुआ 9, 117 तो 1 13 का, 13 का डबल 26, 13 का 3 गुणा 39, 13 का 4 गुणा 52। अब हमें सिर्फ ये पूछा किसको लाभ होगा। अब देखो जिसको 54 मिल रहे थे 26 मिल रहे हैं तो उसको तो नुकसान हो रहा है। 36 से 39 लाभ हो रहा है, 27 से 52 लाभ, तो यानी बी को भी लाभ हो रहा है और सी को भी हो रहा है। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहां ध्यान रखना, एक वर्ड ऐड हो जाता ना, सर्वाधिक लाभ किसको होगा, तो फिर उसका आंसर बी और सी नहीं होकर सर्वाधिक तो एक जना ही होगा, और वो कौन है, सी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2, 3 है, इनका गुणनफल 96 है, तो योगफल कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनका गुणनफल 96। मैंने हमेशा बोला हम इसको 2a बोलते हैं तो इसको 3a बोल देंगे, यस और नो। अब चाहो तो a रखो, चाहे x रखो, चाहे k रखो, आप अनुपात को कुछ भी समझ सकते हैं, कुछ भी वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, लेकिन एक नियत वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू रखना है। तो आप देखिए इसका 2a, इसका 3, वो कह रहे हैं इनका गुणनफल 96 है। तो डियर स्टूडेंट देखना 3 दूना 6 है, a इंटू a स्क्वायर बराबर 96। अब आप बताना a स्क्वायर का मान 6 से 96 कितनी बार, 6 कम 6 3 16, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो आप सब बताइए a का मान कितना हो गया, 4। अब बोला इनका योगफल क्या होगा, तो पहली वैल्यू के लिए 2 से गुणा, दूसरी वैल्यू के लिए 3 से गुणा, तो 2 इंटू 4 कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। ओके, 3 इंटू 4 कर लेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 और 8 का योग कितना बन जाता है, 20 बन जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन या दिक्कत है क्या। रिपीट करते हैं वापस, और आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, कुल के लिए कुल कितना हो रहा है, 5 इंटू 4 20, तो आप एक साथ कर दो, ये तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप अलग अलग चाहते हो तो भैया 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, और 12 और 8 20 होता है, और 12 और 8 का गुणा कितना होता है, बिल्कुल 96 होगा। बताइए, बात अच्छे से समझ में आ चुकी है, कोई समस्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, रिपीट मैंने कर दिया है, कंफ्यूजन नहीं रखना। अब वो समझ में आ गया तो मैं 100% बोल रहा हूं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। अगर वो आपको अच्छे से क्लियर है तो इस प्रश्न में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से, डियर स्टूडेंट, 3 संख्याएं 5, 6, 7 में है, यदि इनका गुणनफल 5670 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ी संख्या के लिए बड़े अनुपात से गुणा, छोटी संख्या के लिए छोटे अनुपात से गुणा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए, किस रेशियो में है, 5, 6 से, इसको मैं 5a बोल दूं, 6a, 7a। वो कह रहे हैं इन तीनों का गुणनफल 5670, और हम कह रहे हैं 6 5 30 इंटू 7 210 हो गया, और 3 बार गुणा बढ़ा a क्यूब 5670, 0 से 0 कैंसिल, a क्यूब का 21 दूना 42, 147 से 7, a क्यूब अगर 27 है, क्यूब बढ़ता है तो क्यूब रूट लगता है। ये 2 चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए, कॉपी में लिख देना। वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगेगा, और घन हटेगा तो घनमूल लगेगा। तो स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट लगा, क्यूब हटा तो क्यूब रूट लगा। और 27 किसका क्यूब होता है, आप सभी बच्चों को पता है, 3 का। अब पहली के लिए 5 से गुणा, दूसरी के लिए 6 से, तीसरी के लिए 7। हमें तो बोला सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो एग्जामिनर नहीं बोलेगा कि सबसे बड़ी कौन सी है,
आपको सोचो रेशियो में सबसे बड़ा कौन सी वैल्यू है 7, और 7 इंटू 3 कर लेंगे तो 21 होगा, और 21 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। इसी में कहते हैं कि भी सबसे छोटी वैल्यू बताओ, तो फिर इस 3 का गुणा हम किससे करते 5 से करते, और रिजल्ट 15 होता है। आसानी से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब अनुपात का प्रश्न और 2 वैल्यू हो तो 2 अनुपातों का गुणा हमेशा वर्ग का निर्माण करेगा, और 3 अनुपातों का जब गुणा होगा तो सामने एक क्यूब का निर्माण करेगा। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है कि स्क्वायर का निर्माण हुआ, और इस क्वेश्चन में आपने देखा है क्यूब का निर्माण हुआ। चलिए, यहां तक बात उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 7:13 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि 2:3 हो जाए। ये अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 7:13 के प्रत्येक पद में हमें नहीं पता क्या जोड़ना, तो डियर स्टूडेंट या आप ए लिख दो, बोले कोई दिक्कत है क्या ए में? क्या जोड़ा, तो मैंने ए जोड़ दिया। ए की बजाय आप एक्स लिखो, के लिखो, से मैंने बताया फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे बताओ क्या आपको ए का मान पता है क्या? नहीं। पर वो कह रहे हैं इन दोनों पदों में मैं क्या जोड़ूं कि जो रिजल्ट है ना वो किस अनुपात में हो जाए 2:3 में। पहले के सामने पहला अनुपात, दूसरे के सामने दूसरा अनुपात। वज्र गुणा कीजिए। 7 या 21 प्लस 3 है 13 इंटू 2 26 प्लस 2 है। अब आपको पता है ए में से ए घटेगा, अगर एक्स होता तो एक्स में से एक्स, 3 में से 2 गया तो ए बचा, और 26 में 21 माइनस हो जाएगा तो 5 बचा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा डियर स्टूडेंट? हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही आप 5 ऐड करोगे, मैं 100% बोल रहा हूं, इसको वेरीफाई कैसे करोगे भाई? क्या वैल्यू थी 7 और 13, प्रत्येक पद में क्या जोड़े, तो वो कह रहे 5 जोड़ दो। तो 7 5 12, 13 5 18, 6 के पहाड़े में 2 बार, 6 के पहाड़े में 3 बार। बताओ 2/3 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो अपना आंसर आप वेरीफाई तक कर सकते हो हर प्रश्न में। ये चीज आपको हमेशा फॉलो करनी है इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलकर एक और डिफरेंट क्वेश्चन भी आएगा हमारे सामने। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 50 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब ये और क्वेश्चन है भी, ये भी वही कह रहा है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े। अब ए के बजाय के रख दो, क्या फर्क पड़ेगा उससे कि नया अनुपात 3:4 हो जाए। वज्र गुणा कर लो भी। 4 इंटू 3 12 प्लस 4 के बराबर में 5 3 15 प्लस 3 के। प्रत्येक को छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है। ये इधर हो जाएगा तो बचा के, और ये 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचा 3। तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये 3 है ना, ये सही कर दीजिएगा, कुछ टाइपिंग एरर ही होगी एग्जैक्टली। और 3 जोड़ लो, 3 और 3 6, 5 और 3 8, कट करोगे तो 3/4 आएगा बिल्कुल, क्योंकि 6 3 से कट जाएगा और 8 4 से कट जाएगा। ओके, 3 बिल्कुल आपका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए, बातें समझ में आ चुकी है। यहां तक की बातों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रत्येक पद में जोड़ना था तो हमने के जोड़ दिया, और के का मान आ गया 3। अब ये अलग सवाल है, उसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। यहां देखो अनुपात दिया है, वहां प्रत्येक पद दिया हुआ था, तो दोनों में बहुत सारा फर्क है। यहां पर क्या जोड़ना है क्या घटाना वो वैल्यू दी हुई आती है, और यहां पद नहीं देकर अनुपात दिया हुआ आता है। वहां बोला ना प्रत्येक पद में क्या जोड़े, जबकि यहां हमारे सामने अनुपात है। लेकिन इसका भी अगर आप एक तरीका सीख लोगे तो मैं कह रहा हूं इससे आसान प्रश्न आपको कुछ नहीं लगने वाला है। तो देखिएगा 7:11 के प्रत्येक पद में 7 जोड़ने पर 2:3 हो रहा है। जोड़ने इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, बहुत शानदार। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 7:11। पहला अनुपात 7A, दूसरा 11A।
7 x रखो या 11 x रखो तब भी कर सकते हो। प्रत्येक पद में कह रहे 7 जोड़ने पर, तो डियर स्टूडेंट इसमें भी 7 जोड़िए, इसमें भी 7 जोड़िए, और कह रहे जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है। पहले के सामने पहला अनुपात, दूसरे के सामने दूसरा। एग्जाम में सर्वाधिक जो पूछा जाने वाला अनुपात का प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है, सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। 7 × 3 21A प्लस 7 या 21 बराबर में 11 दूना 22A प्लस 7 दूनी 14। अब आपको पता है 21 उधर जाके माइनस होगा, 22 में से 21 माइनस हो गया, 1 बचा, और ये प्लस का 14 इधर आके माइनस होगा, 21 में से 14 गया, 6 और 1 7। तो A का मान कितना आया? 7। ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना, ये तो अपने अनुपात का मान आया कि 1:7 का है, तो इधर कितने अनुपात है बोलो? 7, और दूसरे वाले में कितने हैं? 11। क्या पूछा बताओ? छोटी संख्या बताओ। देखो छोटी संख्या के लिए छोटी वैल्यू से गुणा, बड़ी संख्या के लिए बड़ी वैल्यू से गुणा। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ छोटी वैल्यू पूछी हमसे, तो छोटी वैल्यू के लिए 7 × 7 कितना? 49। और अगर कहते हैं बड़ी वैल्यू बताओ, तो मैं 7 का गुणा 11 से करता 77, और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए बात समझ में आई? इस तरह से इस प्रश्न को हल करना। इसके मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा, अगर आप वो फॉलो कर सकते हैं और बढ़िया है, उस तरीके को फॉलो करो। देखो वापस रिपीट कर दे रहा हूं। पहले 7, अब ये तो देखो समझाने के लिए बात लिखी थी मैंने, बाकी अब यहां से है सिर्फ, ठीक है। इसीलिए 7:11, प्रत्येक में 7 जोड़ा तो पहले के सामने 2 अनुपात दूसरे के सामने 3, तो यहां से A का मान आ गया 7, और A का 7 है। छोटी वैल्यू पूछी इसीलिए मैंने 7 से गुणा किया 49, बड़ी पूछते तो 11 से गुणा 77 है। और आप एक काम कर सकते हो, 49 और 77 में 7 जोड़ के देख लो, आपका रिजल्ट बिल्कुल 2:3 में कटेगा। ओके, बताइए बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब इसकी ट्रिक बता रहा हूं। 7, 11 और 2, 3, 7:11, प्रत्येक में 7 जोड़ा 2:3 हो गया। तो ट्रिक ये है हमारे पास कि बाद वाले अनुपातों का अंतर, बाद के अनुपातों का अंतर बटा क्रॉस का अंतर इनटू गैप, गैप यानी अंतराल। वापस सुनना, बाद वाले अनुपातों का अंतर बटा क्रॉस का अंतर इनटू गैप। गैप वो वैल्यू होगी जो जोड़ी या घटाई जाएगी। तो सबसे पहले बताओ बाद वाले अनुपातों में अंतर कितने का? 2 और 3 का अंतर, 1 का। क्रॉस का अंतर 7 या 21, 11 दूना 22, 21 और 22 में अंतर 1 का, इनटू गैप, गैप 7 का, तो 7 एकम 7। छोटी वैल्यू के लिए 7 से गुणा, बड़ी के लिए 11 से। हमें छोटी पूछी है इसलिए 7 × 7 49। ये तरीका है भाई, अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। ओके, लेकिन जब आयु वगैरह के प्रश्न आते हैं तो एक क्रम ध्यान रखना होता है कि पहले भूतकाल, फिर वर्तमान काल, फिर भविष्य काल होता है कि अभी 4 साल पहले ये था, फिर ये है और बाद में ये होगा। तो एक सीक्वेंस होती है, उसको फॉलो करना होता है। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि का विभाजन इथेन और जैन के बीच 4:7 में किया गया। यदि जैन इथेन को 1 रुपए देती है, जैन क्या कर रही है? इथेन को 1 रुपए देती है, मतलब उसके पास से कम हो रहा है, इथेन के पास जा रहा है, तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। अब हमें क्या करना है? तो प्रश्न में धनराशि कितनी होगी? तो देखो एक धनराशि का इथेन और जैन, तो ये इथेन है और ये जैन है, किस अनुपात में? 4:7। तो ध्यान रखना
4:7 लिख दूं मैं। फिर बोला है यदि जैन इथेन को 1 रुपए देती है, जैन यहां से देखो, जैन सेकंड है, यहां से तो 1 रुपए हटा लो, यहां 1 रुपए जोड़ लो। अब ये वाला जो दिमाग है ना, ये आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा भी, कि एक के पास से राशि अगर कम हो रही है ना, तो वो दूसरे के पास जाकर ऐड होगी, क्योंकि वो दूसरे को राशि दे रहा है, इसीलिए तो वहां से माइनस हुई तो दूसरे के पास प्लस हुई, और अनुपात बदलकर 7:12 हो गया। वज्र गुणा कर लो, 12 × 4 48 है प्लस 12 और 7 गुण 50 ए माइनस 50 में से 48 गया 1 और माइनस का 7 इधर आके प्लस का 19, 1:19 का आया। हमें कुल राशि लानी है और कुल के लिए कुल अनुपात कितने हो रहे हैं, 7 और 4 कुल बोलो 11 हुए, 11 × 19, 19 से कम 19, 19 और 1 20, 209 रुपए, और 209 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ये 11 से गुणा क्यों किया पता चला, हमें कुल राशि बतानी थी और कुल 11 यूनिट है। और इस प्रकार इस प्रश्न को आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए, बात समझ में आई सभी को? ठीक है। और जो ट्रिक अप्लाई करनी है ना, वो हमेशा समान राशि जोड़ने और घटाने के ऊपर कॉन्सेप्ट काम करता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, और बहुत अच्छे से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अगर समान अंतर है तो वो ट्रिक आपको हमेशा अप्लाई करनी, इस वाले में नहीं करनी। इस दोनों, एक में जोड़ रहा है एक में घट रहा है, तो अलग कॉन्सेप्ट है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, चलो ठीक है अभी दोनों में से 5 घटाए, अब सेम घटा रहे ना, तो हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो वज्र गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16 a - 20 बराबर 15 a - 15, और 16 में से 15 गया, कितना बचा a, और माइनस का 20 उधर जाके प्लस का, बच गया 5। 20 में से ये 15 तो माइनस हो गई, a का मान आ गया 5। बड़ी वैल्यू पूछी तो बड़ी के लिए बड़े अनुपात से गुणा, सेकंड वैल्यू 5 × 5 कितना, 25। ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। 25 इज द राइट आंसर। ओके। उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी में पूछ लो, छोटी वैल्यू बताओ, 5 का गुणा 4 से कर लो, 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने एक जरूरी बात सिखाई थी आपको। कौन सी बात बताओ? मैंने एक रूल सिखाया था, मिश्रण का नियम, याद है या नहीं है? रूल ऑफ एलिगेशन, यानी मिश्रण का नियम। तो वो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो यहां बोला गया सोना पानी से 19 गुना भारी है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, चलो ठीक है। तांबा पानी से 9 गुना भारी है, तांबा एक है जो 9 गुना भारी है, और इन दोनों का मिश्रण, इनको किस अनुपात में मिलाएं कि इनका मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। भाई एक सिंपल बात वो कह रहे हैं कि सोना जो है वो 19 गुना भारी है, तांबा जो है वो 9 गुना भारी है, और सोने और तांबे का मिश्रण 15 गुना भारी है। अब मुझे बताओ, इसको देखकर आपको कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की याद आ रही है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। आपको याद आना चाहिए मिश्रण का नियम, रूल ऑफ एलिगेशन, मिश्री लाल जी का नियम। और वो हमसे ये कहता है कि एक वैल्यू अगर मिश्रण से बड़ी हो, एक वैल्यू अगर मिश्रण से छोटी हो, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटाते हैं। 19 में से 15 गया 4, 15 में से 9 गया 6, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 2 बार,
क्या अनुपात बना डियर स्टूडेंट? 3:2 इज द राइट वाला आंसर। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटाई जाती है। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटाई जाती है। ओके, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो मैंने देखो बड़ी वैल्यू में से छोटी घटाई 4 आ गया, बड़ी में से छोटी घटाई 6 आ गया, तो अनुपात बन गया 3। और ये क्वेश्चन है अपने पास। अब हमारे सामने जो यूनिट है इसमें राशियों का बंटवारा करना है। कैसे करेंगे देखिए, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए की अपनी 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है। वो किस किस में बांट रहा है? देखो, पुत्री में बांट रहा है, पत्नी में बांट रहा है और पुत्र को बांट रहा है। पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। पूरा कॉन्सेप्ट है ना इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि इन तीनों का एक जो वेटेज है वो बिल्कुल बराबर है। तो पुत्री का हिस्सा कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कुल संपत्ति कितनी अपने पास डियर स्टूडेंट? 3,30,000। बोला गया है कि पुत्री का 1/2 बराबर पत्नी का 1/4 का मतलब गुणा ही होता है 1/4 बराबर पुत्र का 1/5। अब ध्यान रखना, एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, आज के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। A/B, B/7 और आपसे कोई A अनुपात B पूछे तो हमेशा ध्यान रखना वो क्या हो जाएगा? 2:7 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक काम करो, हमेशा ध्यान रखना, इसको रिवर्स रखना। जब भी आपको अगर इनका अनुपात चाहिए, पुत्री अनुपात पत्नी अनुपात पुत्र चाहिए, इन तीनों का अगर अनुपात चाहिए तो इसको रिवर्स कर दो। 1/2 का रिवर्स 2/1, 2/1 का मतलब 2 कर दो, 4/1 का 4, 5 बटे में 1 आ गया और बटे में 1 है तो एलसीएम से गुणा करोगे। वापस कह रहा हूं, जब इस प्रकार की वैल्यू हो तो अनुपात लाने के लिए रिवर्स कर दो। अब देखो, जरूर थोड़ी हर बार 1/2, 1/3, 1/4 है। कल को यहाँ 3/4 आ गया, 4/5 आ गया, 3/7 आ गया, तो रिवर्स करके एलसीएम से गुणा। अब आपको पता इसमें एलसीएम के गुणा की जरूरत ही नहीं है, 1 से गुणा करोगे तो रिजल्ट वही रहेगा। तो सीधा मैंने बोल दिया 2:4:5। 5, 4, 9, तो 11। हम कह रहे 11 है और वो कह रहे टोटल 3,30,000 है। तो 1 कितने का पड़ गया? 30,000 का। किसका पूछा है? पुत्री का हिस्सा, और पुत्री के पास ऐसी 2 यूनिट है और 30,000 इंटू 2 तो हो जाएगा 60,000। यही आपका राइट आंसर होगा, 60,000, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर इट? वापस ध्यान देना, सबसे पहले मैंने बोला है कि जब वैल्यू बराबर में हो, वैसे तो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, लेकिन यहां पर अगर ऐसी वैल्यू आ जाए तो उसको रिवर्स कर दो। 2/1, 4/1, 5/1, तो डायरेक्ट आ गया ना 2, 4, 5। कुल बना 11, 3,30,000 का है तो 1:30,000 का। पुत्री के लिए 2 से गुणा, पत्नी का पूछे तो 4 से, पुत्र का पूछे तो 5 से। तो अब मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं रखना आपको इसमें। ओके, अब देखिएगा, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन क्या थे? भी शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? देखो एक बात सुनिए, मान लीजिए कोई एक पेटी है जिसमें कुछ शीशे रखे हुए। अब आप एक चीज बताओ, मान लीजिए कांच का एक शीशा है, ये नीचे गिरता है, क्या संभावना बनती? या तो टूटेगा या नहीं टूटेगा। इसको फिर हम पॉइंटों में नहीं बोल सकते भी डेढ़ टूट गया, आधा टूट गया, पौना टूट गया, कुछ नहीं। कांच नीचे गिरते ही वो टूटा हुआ गिना जाता, थोड़ा सा भी टूट जाए तो ठीक है, कि बोलते अभी क्रैक है फिर उसको चेंज कराना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना 2 ही कंडीशन बनेगी, या तो वो टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा।
लेकिन हमारे पास एक चीज तय है कि कुल 1 दर्जन है, और कुल का मतलब 1 दर्जन मतलब कितने हो गए 12। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कुछ टूटेंगे और कुछ बिना टूटेंगे, लेकिन पॉइंटों में तो नहीं हो सकता। तो 2 और 1 कितना हुआ 3, 2:1 वाले में टोटल 3 हुआ ना, तो 12/3 करो, क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब कहोगे सर 3 का भाग क्यों दिया, क्योंकि टोटल 12 थे ना, उसी में से कुछ टूटेंगे कुछ नहीं टूटेंगे। वो कह रहे टोटल 12 है और अपना अनुपात कितना आ रहा है 3, पूरा पूरा भाग चला गया। अगली वैल्यू देखना, फिर है 3:1, 3 और 1 4 हुआ, तो 12/4 किया तो ये भी पूरा पूरा 3 जा रहा है। लास्ट वाले में देखो 7:5, 12, 12/12 किया, पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन 3:2 में टोटल करो 5 होता है, 12/5, तो ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सा इसमें अनुपात नहीं हो सकता, हमें नहीं का पूछा है, तो कौन सा अनुपात नहीं होगा, 3:2 इसमें बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्लियर है। चलिए, इस तरह से इस प्रश्न को आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 कारों द्वारा 1:2:3 में दूरी तय की जाती है तथा इनके समय का अनुपात, देखो 3 कार है अपने पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। वो कह रहे हैं कि इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात कितना है, 1:2:3 है। और कह रहे हैं इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, ये तो दूरी का है और ये समय का है, 3:2:1 है। तो चाल का अनुपात लाना, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। पहले बताओ इस चीज में कोई कंफ्यूजन है क्या? दूरी का अनुपात दिया हुआ था, समय का अनुपात दिया हुआ था, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो क्या करना, देखो 1/3 दूरी बटा समय, 2/2 3/1। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 1 2 3 1 2 3 बटे में समय 3 2 1 3 2 1। और मैंने बोला है कि जब अनुपात बटे में हो एलसीएम से गुणा, 3 दूनी 6 और एलसीएम 6 ही बनेगा। तो 3 से 6 कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया 6 बार, और यहां से 6 6 दिया 18 और कट रही है, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। तो चालों का अनुपात होगा 1:3:9, और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। 1:3:9 बिल्कुल आपका सही आंसर बन जाएगा। इनके पहिए तो लगा दो ताकि कारें दौड़े तो सही। ओके, चाल बराबर दूरी बटा समय बटे में रखा, 6 क्यों गुणा किया बताओ, एलसीएम से गुणा किया है हमने। ओके, यहां तक की बात क्लियर हुई। चलिए, यहां ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। 5 केले और 4 सेब का मूल्य 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले और 1 सेब का मूल्य। तो देखो 5 केले को मैं के से लिख रहा हूं, प्लस, या फिर यूं लिख दो 5 केले ऐसे लिख दीजिए, प्लस 4 सेब ऐसे लिख दीजिए, बराबर में 3 केले प्लस 7 सेब। अब चाहो तो आप इसको बनाना और एप्पल भी लिख सकते हो, बस वो आपके ऊपर है। तो क्या करेंगे, देखो के में से के घटा दीजिए, 5 केलों में से 3 केले माइनस हो जाएंगे, 2 केले बचे, और ये प्लस के 4 सेब उधर जाके माइनस हो गए तो 3 सेब बचे। और मैंने हमेशा बता रखा है जब ये गुणा में हो तो अनुपात में विपरीत होंगे, तो हो जाएगा 3:2, और ये आपकी ए ऑप्शन में ही मौजूद है। 1 केले और 1 सेब का क्या अनुपात होगा, 3:2 होगा। वापस ध्यान देना, 5 केले और 4 सेब के मूल्य का योग
3 केले और 7 सेवों के मूल्य के क्या है, बराबर है। उधर चला गया तो 2 बचा, इधर चला गया तो 3, और गुणा में है तो ऑपोजिट हो गए, 3:2 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां तक की बातें रखते हैं अपन, ठीक है काफी। अब जो आगे की बात है वो हम कल के वीडियो सेशन में, कल मीन्स जब आगे मेरी वापस मंडे को क्लास होगी तो इस चैप्टर के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस वगैरह है वो कंप्लीट करा के फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो मंडे की क्लास में मैं आपको आगे देखो सिक्कों के प्रश्न भी आने हैं, मिश्रण के प्रश्न भी आने हैं, तो वो आगे मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं। तो मिलते हैं हम लोग वापस मंडे की क्लास में, कल और परसों 2 दिन आप लोगों के लिए। ठीक है, जो क्लास रहेगी उसको ध्यान रखना है और रेगुलर जो चीजें हैं उनको रिवाइज करना है। ओके, चलो। तो 58 तक जो हमारे रेशियो के क्वेश्चन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जो आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं 59 नंबर जो क्वेश्चन है वहां से आगे के प्रश्नों के टाइप को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो 59 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हरि के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। यदि उनके कुल सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं। तो इसको यहां पर हमें एक काम करना पड़ेगा। 2 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कर लीजिए। ओके, पहला तरीका आपके पास ये है कि हमारे पास सिरों की संख्या कितनी है, 48, और पैरों की संख्या कितनी है बताओ, कुल मिलाकर दोनों की पैरों की संख्या 140। पहले बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? सिर, हेड, और आपको पता जितने सिर होंगे उतने ही वहां पर टोटल जीव होंगे। तो जीव हमारे पास टोटल 48 है और उनके पैर कितने, 140। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें एक छोटी सी बात फॉलो करनी है। एक तो ट्रिक होगी वो मैं लास्ट में बता दूंगा। अगर मान लीजिए ये आपके मुर्गे हैं, ये आपकी गाय है और टोटल हमें दे रखा है। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं अगर 48 सिर है और 48 के 48 अगर मुर्गे होते तो पैर कितने होते, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए, 48 के 48 अगर मुर्गे होते तो कितना होता बोलो। एक मुर्गे के 2 होते हैं पैर, और 48 × 2 कितना हो जाएगा, 96 पैर हो गए। और वो कह रहे कि अगर 48 के 48 गायें होती तो मैं 4 से गुणा करता, 8 चौक 32, 3 16 3 192। अब मैंने कहा कि जब सिर 48 है तो 48 × 2 96, 48 × 4 192। अब ध्यान से सुनिएगा, और टोटल कितने हैं कुल मिलाकर दोनों के 140। अब कहोगे सर ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, हमने सब के सब मुर्गे मान लिए, सब के सब गाय मान ली। सब मुर्गे माने तो पैर 96 हुए, सब 48 के 48 गाय माने तो 192, और टोटल हमें दे रखा है। यहां हमारे रूल ऑफ एलिगेशन लग रहा है, मिश्रण का एक नियम लग रहा है जो कहता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दीजिए। 44 बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा दीजिए 52। 52 और 44 तो ज्यादा हो जाते हैं, इसको कट कर लीजिए 2 से। 26 बार 2 से बोलो 22 बार। और अगर हम देखो 26 और 22 जोड़ो के 48 हो रहा है, अगर 48 की जगह दूसरी कोई वैल्यू होती तो उसको और कट कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो या 24 होता तो ये 13 हो जाता, ये 11 हो जाता। हमें बोला मुर्गों की संख्या पूछे तो 26 होगी और गायों की संख्या पूछे तो 22 होगी। और 22 × 4 कर लेना 88 आ जाएगा, और 26 × 2 कर लेना 52 आ जाएगा। और 88 और 52 को जोड़ लेना, पैरों की संख्या बिल्कुल 140 होगी। ओके, अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, सभी बच्चे बताइए। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक भी होती है अगर आप फॉलो करना चाहो तो सिर हमारे पास 48 है, पैर हमारे पास है 140। तो ट्रिक बस इतनी सी है, क्वेश्चन तो ये है ये हमारे पास। ट्रिक ये है कि सिरों को डबल कर लीजिए और पैर को आधा कर लीजिए। वापस सुन लेना, सिर को कर दो डबल और पैरों को कर दो आधा, याद रह जाएगी बात। सिर डबल करना है, पैर आधे करने हैं, और इनके बीच जो अंतर आएगा वो मुर्गी की संख्या होगी, कम पैर वाले का उत्तर आएगा। सिर डबल तो 96, पैर आधे तो 70, और इनके बीच का जो अंतर है वो कम पैर वाला यानी 26 हो जाएगा। और आप कहोगे सर अगर एक 26 हो गया तो गाय कैसे पता करेंगे।
अरे भाई टोटल 48 सिर है तो 48 ही तो जीव होंगे, एक जीव का एक ही सिर होगा। उस 48 में से मुर्गे हटा लोगे तो गाय आ जाएगी। चलिए अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? बहुत आसानी से इस चीज को आप क्लियर कर सकते हैं। सिर डबल हो जाएगा, पैर आपके आधे हो जाएंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। 126 किलोग्राम 135 किलोग्राम की दो प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। इसका मतलब समझे, पहली चाय भी 1 किलो, दूसरी भी 1 किलो, तीसरी 2 किलो। यदि इसके मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम है तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? तो सबसे पहले देखिए, ये चाय 126 रुपए वाली, दूसरी चाय बोलो 135 रुपए वाली, और तीसरी चाय का मूल्य हमें नहीं पता, मैंने 8 रुपए रख दिया। किस अनुपात में मिला है? 1:1:2। मतलब समझे, पहली चाय 1 किलो, दूसरी भी 1 किलो और तीसरी आपके 2 किलो, लेकिन तीसरे के रुपए नहीं पता हमें। अब ध्यान से सुनना, बने मिश्रण का मूल्य, इससे बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलो। तो कुल कितना हो जाएगा बताओ? कुल हो जाएगा 1 और 1 2, 2 और 2 4, इंटू 153 के भाव से बेचा, 4 तिया 12, 1 20 1 21, 2 4 और 2 612। अब 612 में से हमारे पहली वाली 126 रुपए किलो की 1 किलो, दूसरे वाली 135 की कितना हो जाएगा बोलो? 6 5 11, 1 5 1 6 और 261, 2 में से 1, 11 में से 6 गए 5 और 4 में से 5 में से 2 गया 351। अब 351 में ये हम 2 किलो लाए, ध्यान रखना, गलती से 351 मत बता देना। 351 हम 2 यूनिट लेकर आए तो 1 केजी का भाव क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 351 में हम 351 तो इसका खर्च आया है टोटल, उसमें आप 2 किलो लाए हो तो 1 किलो का भाव हो जाएगा 175.50, जो आपके इस ऑप्शन में मौजूद है। बताइए बात समझ में आ चुकी है? इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बात समझ में आई सभी को? वापस ध्यान दीजिएगा, रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। वो कह रहे 126 रुपए 135 रुपए की दो प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 में मिलाया गया। इसका मतलब समझे, पहली 1 किलो, दूसरी भी 1 किलो, तीसरी 2 किलो, और मिश्रण को 153 के भाव से बेचा। तो 153 इंटू 4 किया 612, उसमें से ये दोनों का मूल्य मैंने घटा लिया तो बचे 351, लेकिन इसमें 2 किलो लाए थे इसलिए हमने इसका 2 का भाग दिया है। अब बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या?